तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र में हम पढ़ेंगे कि क्या किस प्रकार का लोक प्रशासन के क्षेत्र होता है, उसमें किस प्रकार से नियम बनाए जाते हैं, कैसे उसको चलाया जाता है, क्या 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 उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या है कि लोक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर के, कि लोक प्रशासन को किस उद्देश्य से या कैसे उसे सफल बनाना है, कैसे उसमें काम किया जाएगा, उसको लेकर के दो प्रमुख उपागम बनाए गए हैं। एक है पोस्ट कॉर्प उपागम और एक है विषय वस्तु उपागम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉर्प उपागम। इसमें क्या होता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस संबंधित उपागम के बारे में किसने वकालत की थी? लूथर गुलिक ने। आप नोट कीजिए कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में किसने पोस्ट कॉर्प उपागम के लिए वकालत की थी? तो कौन थे वो? लूथर गुलिक थे। लूथर गुलिक ने माना कि प्रशासन 7 तत्वों से मिलकर बना है। जो लूथर गुलिक है उनके अनुसार जो है वो प्रशासन है वो किन तत्वों से मिलकर बना होता है? 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। उन्होंने इन तत्वों को एक नाम दिया। वो नाम क्या था? पोस्ट कॉर्प नाम दिया, जिसका प्रतीक वर्ण प्रशासन के एक तत्व को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि POSDCORB। तो कितने अक्षर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें कितने अक्षर हैं? 8 हैं। तो ये 8 जो अक्षर हैं ये क्या बताते हैं? जो उन्होंने तत्व बताए हैं 7, ये इन 8 अक्षरों से ही निकल कर आते हैं। तो आगे देखिए, लूथर गुलिक के प्रशासन के 7 तत्वों को और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है पी मतलब प्लानिंग, योजना। अब योजना का मतलब क्या है? जैसे योजना से एकदम से हमें समझ आ रहा है कि योजना बनाना, कि हमें कैसे अपनी व्यवस्था को चलाना है, सरकार को चलाना है। तो उसके लिए हमें पहले नियम बनाने पड़ेंगे, फिर उसको हम लोगों को बताएंगे कि आप इस तरीके से करो या इस तरीके से रहो, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से आपके अधिकार मिलेंगे, ये आपको ऐसे पढ़ना है, या ये एजुकेशन के लिए है, या आपकी स्वतंत्रता के लिए है। तो इस प्रकार की हमें क्या बनाना पड़ेगी? योजना बनानी पड़ेगी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना। हमें क्या करना पड़ेगा? उन योजनाओं को आगे चलने बढ़ाने के लिए छोटे छोटे क्या बनाने पड़ेंगे? संगठन बनाने पड़ेंगे, ताकि वो सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सकें। स्टाफिंग, कर्मचारी। हमने संगठन बना लिए, अब हमने योजना भी बना दी, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक स्टाफ चाहिए, अपना कर्मचारी चाहिए। हर काम को करने के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है हर क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद है डायरेक्टिंग। अब हमें उसे डायरेक्ट करना है कि तुम क्या करना है, संगठित करना, आपको कैसे करना है काम, कैसे आपको रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ क्या होती है? संगठित करना। और चौथा आता है डायरेक्टिंग करना, मतलब हमें उन्हें सिखाना है कि तुम्हें कैसे करके इस क्षेत्र में कैसे काम होगा, ये वाला नियम कैसे चलेगा, सब कुछ उनको बताना है। ठीक है, अब अगर आप लोग कोई BA वाला या कोई भी MA वाला इस वीडियो को देख रहा है और कभी ये प्रश्न बड़े नंबर का आ जाता है, 15 नंबर का आ जाता है, तो आपको सिर्फ ये नियम नहीं लिखने हैं, ये तत्व नहीं लिखने हैं, आपको इनकी पूरी डिटेल लिखनी है 5-6 लाइन की। अगर ये बड़े नंबर में आ जाती है 5 नंबर के, उसमें आप सिर्फ बताएंगे कि ये इसने दिया है ये उपागम, और ये 7 उसके तत्व लिख देंगे। लेकिन जब 15 नंबर के उसमें आएगा तो आपको इसके बारे में तो लिखना ही लिखना है, पूरा डिटेल में बताना है कि योजना के अंतर्गत क्या आता है, संगठित कर्मचारी क्या, मतलब सब कुछ लिखना है डिटेल में, तब जाके नंबर मिलती है। उसके बाद आता है CO, कोऑर्डिनेशन, तालमेल करना। अब कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? अब स्टाफ है, स्टाफ क्या करेगा? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा, आपस में मिलजुल के काम करेगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन बनेगा, तालमेल बैठेगा। ठीक है, R मतलब होता है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? अब हम अपना काम तो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, अब हमको अपने से ऊपर सीनियर को क्या करना है? अपनी रिपोर्ट देनी है कि भाई नीचे के सब काम सही से हो रहे हैं, ये है वो है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट के तौर पर हम अपनी हर महीने की, वीक की रिपोर्ट क्या करेंगे? उनको देंगे। जैसे आप स्कूल में देखते होंगे, हर एक महीने या वीक में क्या होता है, हम प्रिंसिपल को अपना चार्ट देते हैं कि हमें बच्चे को ऐसा सिखाया है, बच्चे में ये चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, या उसमें ये कमी है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। तो इस बारे में हम उसका पूरा एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसका समाधान करते हैं। ठीक, उसके बाद है बजटिंग, बजट करना। कैसे हम बजट बनाएंगे? बजट को क्या करेंगे?
अपना, जैसे हमारा बजट, अगर हमने पूरे काम तो कर दिए लेकिन हमारा बजट है ही नहीं, हम कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें अपने बजट को भी क्या करना है, साथ में लेकर चलना है। जो योजना है, हिसाब रखना है, काम करना है तो उसका हिसाब भी तो रखना पड़ेगा, उसका नियंत्रण, सब कुछ हमें बजट के दौरान क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये किसने क्या दिया है कि जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए हमें योजना भी चाहिए, संगठित करना भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, एक निर्देशित करने वाला व्यक्ति भी चाहिए और तालमेल भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए, हमें बजट भी चाहिए। बिना बजट के तो कोई काम होगा ही नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब हम दूसरा उपागम पढ़ते हैं, विषय वस्तु उपागम। पोस्ट कॉर उपागम तकनीक निर्देशित है। अब देखो, जो पोस्ट कॉर उपागम है उसने क्या किया, तकनीकी निर्देश दिए। तकनीकी मतलब क्या होता है कि उसने काम करने का सलीका बताया कि आपने पहले योजना बनानी है, उसके बाद आपको संगठित करना है, कर्मचारी चाहिए, निर्देशित करना है, तालमेल चाहिए, आपको बजट भी चाहिए, आपको क्या चाहिए, रिपोर्ट भी करना है, सूचना भी देनी है। तो ये क्या है, सब कुछ क्या है, एक तकनीकी निर्देश है बजाय विषय निर्देशित होने की। अब विषय निर्देशित होने के लिए क्या है, लोक प्रशासन के उद्देश्यों के विषय वस्तु उपागम का उदय हुआ है। जो पोस्ट कॉर उपागम है वो एक तकनीकी निर्देश है बजाय विषय निर्देशित की। इसलिए किसका उदय हुआ, विषय वस्तु उपागम का। वो सिर्फ एक तकनीकी निर्देश है, इसलिए दूसरे उपागम का उदय हुआ। कौन था, विषय वस्तु उपागम। विषय वस्तु उपागम में क्या होता है, सेवाओं और प्रशासनिक एजेंसी के कार्यों पर जोर दिया जाता है। सेवाओं और प्रशासनिक एजेंसी के कार्यों पर जोर दिया जाता है। यह दलील देता है कि एजेंसी की सारभूत समस्याएं उनकी विषय सामग्री पर निर्भर करती हैं, जैसे सेवाएं, काम करना, जिससे उसका सरोकार होता है। दोनों उपागम एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन साथ मिलकर के काम करते हैं। अब आप इन दोनों में अंतर समझो। जो पोस्ट कॉर उपागम है वो सिर्फ क्या करता है, तकनीकी निर्देश देता है कि आपको ऐसे ऐसे नियम बनाने हैं, इस तरीके से आपको एक प्रशासन चलाना है। ठीक, वहीं विषय वस्तु जो उपागम है उसने क्या कहा कि जो आप सेवा कर रहे हो, आम जनता की जो सेवा कर रहे हो, प्रशासनिक आपकी जो एजेंसियां बना रखी हैं, आपने छोटी छोटी एजेंसियां तो बना दी हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर जो विषय वस्तु उपागम है काम करता है। अगर वो सेवाएं कर रहा होगा तो ठीक, नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए वो भी अपने कड़े कदम उठाएगा। ठीक, समझ गए। तो आगे हम पढ़ेंगे भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ और इस पे क्या क्या भारत में महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो आगे चलते हैं। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी में हुआ था और ये क्या है, एक प्रकाशित विषय के रूप में फेडरलिस्ट 72वें परिच्छेद में अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया था। लोक प्रशासन का अर्थ एवं चित्र की स्पष्ट व्याख्या में लिखा है कि फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बेनिन ने इस विषय पर थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक क्या लिखी है, पुस्तक लिखी है। ठीक, लोक प्रशासन के इतिहास में विकास में निम्न चरणों में बांटा गया है। जो लोक प्रशासन है उसका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ। कब हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ। किसने किया, जो वहाँ का वित्त मंत्री था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया। लोक प्रशासन का अर्थ और इसके क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए किसने इस पर पहली पुस्तक लिखी थी, फ्रेंच लेखक ने, चार्ल्स जीन बेनिन ने। कौन सी पुस्तक थी, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपरों में आ जाता है। लोक प्रशासन के जो चरण है वो हम पढ़ते हैं कि भारत में कैसे कैसे क्या हुआ था। पहला चरण है 1887 से 1928 में। तो इसमें पहले चरण में क्या हुआ था, इस विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में माना जाता है। वुड्रो विल्सन को इस शास्त्र का जनक माना जाता है। जब लोक प्रशासन का पहला चरण भारत में हुआ था, कब, 1887 में और 1926 के बीच। तो इस विषय में लोक प्रशासन का जन्म माना जाता है और उसका जनक कौन है, वुड्रो विल्सन है। ठीक है। 1887 में अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका लेख है ये, वुड्रो विल्सन का है। उसने क्या कहा, मैं प्रशासन को वैज्ञानिक आधार विकसित करने पर बल दिया है। जो वुड्रो विल्सन है उसने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को वैज्ञानिक रूप दिया है। उसने कहा है कि एक वैज्ञानिक आधार है। उन्होंने राजनीति और प्रशासन में भेद कर उसका अध्ययन किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस चरण में फ्रैंक वुडनाउ ने 1900 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन तर्क प्रस्तुत की। उन्होंने जो क्या था, फ्रैंक वुडनाउ था, उसने 1900 में क्या की, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन में तर्क प्रस्तुत किए। राजनीति और प्रशासन, उसने कहा कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं। कैसे कहा, जो राजनीति होती है वो सिर्फ राज्य की नीतियों का निर्माण करती है। जो राजनीति होती है वो राज्य की नीति का निर्माण करती है, लेकिन जो प्रशासन है वो नीतियों को क्रियान्वित करता है। मतलब राज्य की नीतियों का निर्माण राजनीति करता है, लेकिन जो नीतियां हैं उनका वो नीतियां किसने बनाई हैं, वो प्रशासन बनाता है। हमारा शासन बनाता है कि ये नीतियां होंगी और जो राजनीति होती है वो उनको राज्य में लागू करती है। समझ गए। 1926 में एल डी व्हाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन
टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। यह लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी। ठीक, यह लोक प्रशासन की क्या थी? पहली पाठ्य पुस्तक थी जो पूर्ण रूप से बनके विकसित हुई थी। अब पढ़ते हैं दूसरा चरण 1927 से 1937 तक। लोक प्रशासन के इतिहास में द्वितीय चरण का प्रारंभ WF विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाता है। दूसरे चरण को लोक प्रशासन का सिद्धांतों का काल कहा जाता है। 1937 में लूथर बुलिक और उर्विक ने मिलकर लोक प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम था पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया गया है। दूसरे चरण में विद्वानों का मानना है कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण एक विज्ञान है। मतलब जो दूसरा चरण था, इस चरण को क्या माना जाता है? ये प्रशासन के सिद्धांतों का माना जाता है। और पहला चरण में क्या हुआ? जो फ्रैंक गुडनाउन था उसने क्या किया? प्रशासन, लोक प्रशासन में तर्क वितर्क किया कि राजनीति और प्रशासन क्या है, अलग अलग हैं। तो 2 चरण आपकी समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले चरण।